तो अभी हम लोग देखेंगे मोल के बारे में, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम जो होगा वो हम लोग देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पूरे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड होंगे वो मोल की तरफ होंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, ठीक। थोड़ा सा ओवरव्यू इसको करें कि मोल क्या था। तो मोल एक यूनिट था फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और मोल क्या रेफर कर रहा था, क्या बता रहा था, तो मोल रेफर कर रहा था एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक। और अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल जो था that particular number is equal to 6.022 into 10 to the power 23. This number is called Avogadro number, and this is also known as Avogadro constant. ठीक है, और ये नंबर आया कहां से, इस नंबर की बात कहां से आई, तो इस नंबर के बारे में बात होती है कि ये नंबर इक्वल है नंबर ऑफ C12 एटम, नंबर ऑफ C12 एटम। C12 का मतलब यहां पे एक पर्टिकुलर आइसोटोप हमने लिया है कार्बन का, नंबर ऑफ C12 एटम इन 12 ग्राम ऑफ इट। दैट मीन्स अगर हमें C12 का सैंपल का 12 ग्राम हमने लिया तो उसमें कार्बन 12 के जितने एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर, और वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लें कि देर आर 2 मोल्स, तो 2 मोल्स का सीधा मीनिंग होगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर का सिंबल Na था, ठीक है। एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी Na से ही रिप्रेजेंट करेंगे। 3 मोल्स की बात कर लें तो ये सीधे तौर पे 3Na आ जाएगा, यानी कि अगर हम n मोल की बात करें तो ये आ जाएगा n इंटू Na। तो मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, जिसने भी पिछले क्लास का वीडियो देखा है यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे ही हम लोग मोल की बात करते हैं तो हम लोग उस मोल को मास से रिलेट करते हैं। तो अभी हम लोग आज के वीडियो में देख रहे हैं मोलर मास, ठीक। आपको ये बात हमेशा ख्याल रखनी है कि किसी भी क्वांटिटी के पहले अगर हम मोलर वर्ड लगा दें तो ये 1 मोल सब्सटेंस के लिए बताता है ये। तो यानी कि मोलर मास की जब हम बात करें तो ये बता रहा है दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पेसिफाइड एंटाइटिस, स्पेसिफाइड एंटाइटिस, ठीक। अब ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एंटाइटिस, स्पेसिफाइड एंटाइटिस का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे बात ये करते हैं केमिस्ट्री में कि हम लोग बहुत बार एटम्स, बहुत बार मॉलिक्यूल्स, बहुत बार आयंस की बात करें तो हम या तो एटम्स को स्पेसिफाई करेंगे, या मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफाई करेंगे, या आयंस को स्पेसिफाई करेंगे। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हमें 1 मोल एटम्स की बात करनी है तो 1 मोल एटम का मास मोलर मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास, या 1 मोल आयन का मास मोलर मास। यानी कि कोई भी हमें सब्सटेंस लेना है उसका 1 मोल का मास जो होगा वो मोलर मास होगा। और इसका जो यूनिट होगा, यानी कि अगर हम लिखें यूनिट ऑफ मोलर मास, तो मोलर मास का जो यूनिट होगा वो आपको लेना है इन ग्राम पर मोल, ठीक है। यूनिट से भी क्लियर है कि 1 मोल का मास जो किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, ग्राम में, वो मोलर मास हो गया, करेक्ट। अब अगर हम लेते हैं, यहां पे ध्यान देना है कि इफ स्पेसिफाइड एंटाइटिस इज एटम, अगर हम एटम को स्पेसिफाई कर दें,
एटम को पार्टिकल के फॉर्म में स्पेसिफाई कर दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे मोलर मास लेंगे। मोलर मास इज कॉल्ड या इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्राम एटॉमिक मास है, करेक्ट। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि अगर स्पेसिफाइड एंटाइटी मॉलिक्यूल है तो मोलर मास जो होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, करेक्ट। तो अगर हम ले लें इफ स्पेसिफाइड एंटाइटी इज मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे मोलर मास इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सिंपल सा चीज है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आप लोग को यह भी समझना होगा कि आखिर इसको ग्राम एटॉमिक मास क्यों कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों कहते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी कि मोलर मास अगर एटम का लेना है तो डेट इज ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास मॉलिक्यूल का लेना है तो डेट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक और चीज हम लोग यहां देखते हैं कि इफ स्पेसिफाइड एंटाइटी इज आयंस, ठीक है, और आयंस किसमें होते हैं, फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में आपको आयंस मिलेंगे यहां पे, तो हम यहां पे लेंगे कि मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अगर हम मोलर मास आयोनिक कंपाउंड का लेंगे तो इज उसको हम लोग नाम दे देंगे ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास कहलाता है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, और उस फॉर्मूला को हम लोग फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो उस फॉर्मूला यूनिट के 1 मोल का मास जो होगा वो ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा, ठीक है। तो मोलर मास हम लोग यहां पे 3 सेंस में समझेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास। अब इसका एग्जांपल्स हम लोग चेक करें। तो अगर हम लेते हैं एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं कि मास इज 23 ग्राम पर मोल, तो आपको यूनिट पकड़ना है, ग्राम पर मोल है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा मास हो गया, मोलर मास हो गया, क्योंकि ये 1 मोल का मास देने लगा, ठीक है। अब यहां पे इसका ये भी मीनिंग होगा कि हम यहां लिख दें कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हम कितना ले लें यहां पे, तो 23 ग्राम ले लें, ठीक है। इसका मीनिंग हम ऐसे भी समझे यहां पे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, वो हम कितना ले लें, तो 23 ग्राम ले लें, ठीक है। तो बहुत बार हम यूनिट को पकड़ लेते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि ये आएगा कहां से, ठीक है। तो इससे पहले पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एटॉमिक मास सिंगल एटम का एवरेज मास ले रहे थे हम लोग, ठीक है, और उसका यूनिट जो था वो यू था या एमयू था। तो अगर हम सोडियम के एटॉमिक मास की बात करें तो 23 यू था, ठीक है, और वही मोलर मास की बात करें तो 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो यहां पे ध्यान देना है कि फॉर H2 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रोजन, ठीक, और H2 है तो ऑब्वियस है ये एक मॉलिक्यूल है।
तो इसका जो मोलर मास होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप कितना बोलते हो? 1 U या 1 AMU। ठीक है, तो डाई हाइड्रोजन के लिए जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो क्लियर होगा 2U। ठीक है, और अब यहां पे हम लेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहां पे हम ले लें ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो ये क्लियर है कि डाई हाइड्रोजन के लिए तो फिगर तो 2 ही आएगा। अब यूनिट लगा देना है ग्राम। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख दें कि मोलर मास ऑफ डाई हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ डाई हाइड्रोजन ये हो जाएगा 2। आप लगा सकते हो ग्राम पर मोल, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो ये इतना क्लियर होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो 1 मोल का मास मोलर मास। ठीक, अब हमें यह भी पकड़ना है कि 1 मोल हमें किसका लेना है। तो 1 मोल एटम का भी ले सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल का भी ले सकते हैं, 1 मोल आयन का भी ले सकते हैं। करेक्ट, तो यहां पे ये सोडियम का मोलर मास हो गया, ये यहां पे डाई हाइड्रोजन का मोलर मास हो गया। ठीक है, सोडियम एटम्स के फॉर्म में दिखा इसलिए वहां पे ग्राम एटॉमिक मास है, डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखा इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और सेम मैनर में अगर हम एक और एग्जांपल यहां पे लें फॉर NaCl, दिस इज अ कंपाउंड, और विच टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज, तो दिस इज आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि NaCl जो है वो एक सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक, तो हम यहां पे लिखेंगे मोलर मास इज, मोलर मास इज, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लिख दें मोलर मास ऑफ NaCl, दिस इज इक्वल टू, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23U होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5U लिया जाता है। तो इस वजह से इस फॉर्मूला का जो मास होगा वो 58.5U हो जाएगा। क्योंकि हमको मोलर मास लेना है इसलिए यूनिट हमें ग्राम लगाना है और ग्राम पर मोल। ठीक है, और NaCl क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है इसलिए इसका मास फॉर्मूला मास कहलाता है, यानी कि हम लोग लिखें ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, या फॉर्मूला यूनिट मास भी बहुत बार लिखते हैं, तो ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl ये हम लिख देंगे 58.5 ग्राम। ठीक है, तो ये आसान है, ये एक सिंपल सा है। बस ध्यान रखना है, याद रखने वाली बात आपको एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास आपको एलिमेंट का याद है तो वो इजीली आप बता सकते हो फॉर्मूला मास। ठीक है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यूनिट फिक्स्ड है, यूनिट को आपको हमेशा ग्राम पर मोल से रेफर करना है। ठीक है, इसको कभी भी दूसरे यूनिट में ले जाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, जब भी लेना है तो हमको ग्राम में ही लेना है। ठीक, तो ये मोलर मास का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मोलर मास का यूज क्या है? सबसे पहले अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट हम लिख देते हैं, ठीक है, तो उसका मोलर मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड ले लेते हैं तो उसका मोलर मास चेंज नहीं होना है। ठीक है, यानी कि मोलर मास फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट और फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड वो कांस्टेंट होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बट अगर मिक्सचर लेने लगे तो मिक्सचर का मोलर मास मिक्सचर के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर हम लेते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर ले लें,
तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर अब हो जाएगा वेरिएबल टर्म, ठीक है। और कब वेरी करेगा? जब हम कंपोजिशन मिक्सचर का वेरी कर दें, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर जो होगा वो डिपेंड किस पे करता हुआ दिखेगा? तो डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और ये हम निकालेंगे कैसे? तो अगर हम ले लें कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहां लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का, यानी कि मिक्सचर जिससे मिलकर बना है उसमें एक पर्टिकुलर का परसेंटेज कंपोजिशन लिख दें, ठीक। परसेंटेज कंपोजिशन किस में लिखना है? तो मोल्स में लिखना है, यानी कि आपको जब भी परसेंटेज लेना है तो मोल्स का परसेंटेज लेना है, ठीक है, इनटू मोलर मास। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट का आप परसेंटेज कंपोजिशन ले रहे हो उसी का मोलर मास लेना है, ठीक। अब यहां पे है कि फिर दूसरा भी कॉन्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, और इस तरह से जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है, उनके परसेंटेज कंपोजिशन और मोलर मास के प्रोडक्ट को ऐड करना है, यानी कि हम यहां पे समेशन लेंगे और इस समेशन को, इस सम को डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से, और इस तरह से हमारे पास आ जाता है मिक्सचर का मोलर मास। तो जाहिर सी बात है यहां क्लियर देखने में लग रहा है कि अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन चेंज कर दें तो मिक्सचर का मोलर मास भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। चलिए एक आसान सा एग्जांपल जो बहुत जगह आप लोग देखोगे यूज करते हुए, ठीक। जैसे अगर हम लेते हैं एयर में, इन एयर की बात करते हैं, तो एयर में तो बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक। और गैसेज कोई भी आप लोगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लोगे, ठीक है। गैसेस कभी भी आप एटॉमिक फॉर्म में नहीं लोगे, जब भी गैस लोगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लोगे। हाँ, यहां पे देख सकते हो कि अगर इनर्ट गैसेस है तो वो गैस मोनो एटॉमिक कहलाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो एटॉमिक फॉर्म में है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को छोड़कर बाकी जितनी भी गैसेज हैं आप उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लोगे। तो एयर में कौन कौन सी गैसेज हैं या किस किस गैसेज के मॉलिक्यूल्स हैं? तो एयर में आप जानते हो बहुत सारी गैसेज हैं, और मेजर कंपोजिशन किसका है? तो मेजर कंपोजिशन डाई नाइट्रोजन का है एंड डाई ऑक्सीजन का है, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो यही दोनों गैसेस यानी कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन मिलकर 99% कॉन्स्टिट्यूएंट कर लेता है, ठीक है। रेस्ट अदर 1% में बाकी सारी गैसेस आती है। इसलिए कैलकुलेशन के आसानी के लिए हम लोग इसी दोनों गैस को एयर में कंसिडर करें, और इसमें हम यहां लिखते हैं कि इन एयर डाई नाइट्रोजन का मतलब यहां पे N2 हो गया, N2 एंड डाई ऑक्सीजन का मतलब यहां पे O2 हो गया, R 80% and 20% by moles रेस्पेक्टिवली। ये देख सकते हो एकदम सिंपल सा टर्म है, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन का जो परसेंटेज मोल है वो 80% है, 20% है। हम इसको अपने हिसाब से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इन अ सैंपल ऑफ एयर, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर there are 80 molecules of dinitrogen and 20 molecules of dioxygen। हम इसको और अलग से देखें मोलर कंपोजिशन के टर्म में, क्योंकि बाई मोल्स है, तो आउट ऑफ 100 मोल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स
there are 80 moles of dinitrogen molecules and 20 moles of dioxygen molecules। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, ठीक है। तो हम यहां पे लें कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एयर, ठीक है। तो अब यहां पे हम मोलर मास एयर का कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ एयर कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इस एयर में हम यहां पे दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, इसलिए हमारे पास होना चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ N2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसे मोलर मास ऑफ N2 प्लस, अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो डाई ऑक्सीजन है, तो हम यहां पे ले लें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डाई ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई करना है इसे मोलर मास ऑफ डाई ऑक्सीजन, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक। तो यहां पे एक बात सीधी से लेनी है कि अगर इस एयर में हम 3 गैसेस मान लेते तो तीनों का परसेंटेज लेना है, ठीक है। तो इसका N2 का परसेंटेज, फिर इसका मोलर मास का प्रोडक्ट, प्लस O2 का परसेंटेज, फिर उसके मोलर मास का प्रोडक्ट, प्लस जो तीसरी गैस लेते उसका परसेंटेज और मोलर मास का प्रोडक्ट, ठीक है। और उस सम को हम डिवाइड कर देते 100 से, एकदम सीधा साधा है। अब इसका आंसर हम लाने की कोशिश करें तो N2 का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो 80 ले लिए, मोलर मास N2 का हमें लेना है 28 यूनिट लेना है ग्राम पर मोल, तो ये पूरा टर्म जो हो गया वो ग्राम में आ गया, प्लस O2 के लिए परसेंटेज कंपोजिशन है 20 और O2 का जो मोलर मास होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो O2 के लिए 32 हो गया, और मोलर मास का यूनिट ग्राम लगा देना है तो 20 × 32 हो गया, ठीक है। अब यही दोनों गैसेस हैं और डिवाइड कर दे 100 से, तो ध्यान रखिए यहां पे ग्राम, यहां भी ग्राम, और इस तरह से 100 मोल आ गया तो यूनिट यहां पे ग्राम पर मोल आ गया। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये एकदम क्लियर आ जाएगा और इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 28.8 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। आप इसको एवरेज मोलर मास भी कह सकते हो, ठीक। और अगर आप कंपोजिशन चेंज करोगे तो ये भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो जहां तक हम एलिमेंट के मोलर मास की बात करें तो वो हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के मोलर मास की बात करें तो वो भी कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन जब हम मिक्सचर का मोलर मास डिटरमाइन करेंगे तो वो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर पे डिपेंड करेगा। तो यहां मोलर मास का हमने कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है। अब इस मोलर मास का यूज करना है कि मोलर मास का हम यूज कहां करें, किस जगह करेंगे।